Hello guys, welcome to our friends. So in this video lecture we are talking about that all versus not all biological statements. Okay, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देख लिया है 25 जितने भी बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं वो हमने कवर किए थे. ओके, आज उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 नंबर से. ओके, अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको वॉच कर लीजिए. सो उसमें भी बेसिक थिंग्स अवेलेबल है कि जितने भी स्टेटमेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कवर अप किए जाते हैं वो सारे हमने ले लिए. नाउ अब हम 26 यानी कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कि दूसरा है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. ओके, and that is also not true because the ostrich, emu and kiwi, these are the flightless and वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, उनके भी सारे बहुत कुछ रीजंस है कि क्यों वो फ्लाई नहीं करते हैं. वो भी एक जूलॉजी के अंदर बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो हम पर्टिकुलर जब बर्ड्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है ना उसके वीडियोस बनाएंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा. तो हमारा नेक्स्ट सेशन यही रहने वाला है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है. ओके, यानी कि जो एक्सेप्शन के अंदर जो भी केसेस है ना उसको हम 1 by 1 सेपरेट वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं. नाउ दूसरा है कि ऑल इंसेक्ट्स हैव अ विंग्स. सो ants and fleas are wingless. Okay, then after all insects undergoes the metamorphosis, but some are the silverfish do not undergo the complete metamorphosis. So metamorphosis क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ओके, कि इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है. ओके, क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वो कैसे होता है. ओके, यानी कि एग से लेकर उसका जो एडल्ट स्टेज तक उसकी जो पूरी जर्नी है ना वो कैसे दूसरे अलग अलग स्टेजेस से आगे बढ़ता है. तो वो आपको एक पढ़ना है कि मेटामॉर्फोसिस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ऐसा अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको अच्छे से दूसरी अलग अलग डिफरेंट साइकिल्स मिलेंगी. तो वो भी उसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर. ओके, सो यहाँ पर बात याद रखना, सिल्वर फिश की बात की गई है कि जो इंसेक्ट्स के अंदर है. ओके, आर्थ्रोपोडा की हम पर्टिकुलर बात करें तब. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं ना तब ये क्वेश्चन आता ही है कि ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो ऐसा नहीं होता है. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑन करते हैं. और ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, वो तो हमें पता है कि सभी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. कि जो लेफ्ट पार्ट है ना हार्ट का, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास ऑन करने का काम कौन करती है, तो पल्मोनरी वेन करती है. जबकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, सो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको कहाँ तक ले जाएगी, लंग्स के अंदर ले जाएगी. सो लंग्स के अंदर क्या होगा, लंग्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन है ना उसके अंदर यानी कि ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा. सो वो ब्लड क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये बात याद रखना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि पर्टिकुलर कंप्लीटली वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं है. ओके, उसके अंदर ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए उसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, देन आफ्टर 31 का स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल मसल्स आर अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल. ओके, सो ऐसा नहीं होता है. कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी कंट्रोल. ये दोनों जो है वो इनवॉलेंटरी है, यानी कि हम हमारे माइंड से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, बट सम नर्वस सिस्टम्स आर ऑल्सो, सम पार्ट्स आर ऑल्सो कंट्रोल द कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. ओके, जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, आपको टेंशन हो जाता है, तब कार्डियक मसल्स के अंदर जो भी हम बात करते हैं ना उसकी रिदम वो कुछ इम्बैलेंस हो सकती है. ओके, बट
एक्सेप्शन के अंदर गिना जाए तो कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री. नाउ next one is all bones are hard, but it is false because the cartilage is a soft tissue, is a skeletal component. Now the next one is all blood cells have a nuclei, so we know about that RBC are anucleated. वो कल भी आया था और आज भी आया है, so इसको हाईलाइट कर दीजिएगा कि ये आपको याद रहना ही चाहिए. और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि किस मामिलियन के अंदर एडल्ट स्टेज में भी RBC प्रेजेंट होता है. ओके वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सर्च करके या फिर खुद से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि ऑल ब्लड सेल्स हैव न्यूक्लियाई बट RBC आर एन्यूक्लिएटेड. बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी है कि जिसके RBC एडल्ट स्टेज में भी क्या है, न्यूक्लिएटेड है, तो वो भी एक बायोलॉजी का एक्सेप्शन है. ओके क्यों ऐसा होता है, तो वो इवोल्यूशन पर डिपेंड करता है, एडेप्टेशन पर निर्भर करता है कि क्यों ऐसा होता है, तो वो भी हम सेपरेट वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखने वाला. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज दैट ऑल हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स, सो इट इज़ नॉट ट्रू. कल भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ना कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सो दैट इज़ फॉल्स बिकॉज एंजाइम्स में कौन सा ऐसा एंजाइम है कि जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ. सो यस स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स जो है एस्ट्रोजेंस, अमाइंस है, एड्रेनालिन. ओके सो आपको क्या करना है, हॉर्मोन्स के कितने टाइप्स हैं, ओके और उसके क्या क्या एग्जांपल्स है वो आप एक टेबल बना दो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, एज वेल एज प्रोटीन बेस्ड और पेप्टाइडल हार्मोन कौन कौन से है, वो भी आप एक चार्ट बना दो. मेरी एक सेपरेट एंडोक्राइनोलॉजी वाली सीरीज़ है कि जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, सो उसके आप ऊपर जाकर आप सर्च करना तो आपको डिफरेंट जितना भी नोट्स है ना वो वहाँ से आपको मिल जाएगी. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, दैट इज़ ट्रू. ओके ये स्टेटमेंट ट्रू है. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. एंडोक्राइन के बारे में तो सबको पता होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करती है, हॉर्मोन्स रिलीज आउट करते हैं. ओके बट द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो फाउंड इन आवर बॉडी हैव अ डक्ट्स, यानी कि वो पर्टिकुलर अपने जो सिक्रीशन जो है ना उसके जो सब्सटेंस है वो ओनली डक्ट्स के अंदर ही क्या करती है, रिलीज आउट करती है. उसके अंदर पर्टिकुलर डक्ट चाहिए. लाइक दैट पैनक्रियाज है, सो पैनक्रियाज इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो उसमें से जो भी सब्सटेंसेस निकलेंगे ना, पैनक्रियाटिक जूस वगैरह, तो वो डक्ट में ही रिलीज आउट हो गए. ऐसा नहीं होगा कि उसने ब्लड के अंदर ही डायरेक्ट निकाल दिया. ओके सिक्रीशन अपना. Then after all endocrine glands release the hormones into the blood, so that is also true. Okay and all reflexes involves the brain. जितने भी रिफ्लेक्सेस है ना वो ब्रेन से इन्वॉल्व है, तो क्या ये ट्रू है? नहीं. स्पाइनल रिफ्लेक्सेस डू नॉट. ओके जब भी आप एक बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है कि जब आप कोई गर्म पानी को छू लेते हो, ओके तो तुरंत ही आपका हाथ पीछे हट जाता है. क्यों होता है? तो ये जो रिफ्लेक्स है ना उसको, वो रिफ्लेक्स ब्रेन तक नहीं जाता है, स्पाइनल कोड ही आपको क्या दे देती है, संदेशा दे देती है कि ये सिग्नल दे देती है कि यस आप हाथ पीछे हटा लो. ओके ब्रेन तक ये बात पहुंचती नहीं है. तो जो रिफ्लेक्स जो काम करता है ना उसको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स. और उसका मेन जो टर्मिनोलॉजी है वो आप मुझे सर्च करके बताना कि उसका क्या नेम है. ओके ये सब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा. ओके यानी कि लॉन्ग टर्म आप उसको याद कर पाओगे क्योंकि आपने वो खुद ही सर्च किया है, इसीलिए. ओके नाउ all neurons transmit impulses in one direction, so that is also true. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी न्यूरॉन्स है ना वो डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन टर्मिनल तक ऐसे है, तो उसमें भी ट्रांसमिशन जो है ना यूनी डायरेक्शनल वे में होता है. ओके और एक ही डायरेक्शन में होगा, वन डायरेक्शन के अंदर.
ऐसा नहीं होता कि एक्सॉन टर्मिनल से वो डेंड्राइट में जाएगा, उल्टा मैकेनिज्म नहीं होता है न्यूरॉन्स के अंदर। ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सो फॉल्स, बिकॉज सम बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट इंटरनल चेंजेस ऑल्सो। ओके, सो ये रिसेप्टर्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बनाने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, अब तब तक आप याद रख लो ये कि ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज फॉल्स। ऑल सीड डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज ट्रू। ओके, फ्रॉम ओव्यूल्स। All fruits develop after fertilization, so that is false, because some parthenocarpic fruits are also available which is called the banana. Okay, तो कुछ ऐसे भी फ्रूट्स है कि जिसके अंदर एक ही पेरेंट्स के थ्रू वो बना जाता है। ओके, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट दोनों की ज़रूरत नहीं होती। सो ऑल फ्रूट्स डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो है ना बात, ये फॉल्स है कि जिसके अंदर आ जाता है पार्थेनोजेनेसिस नाम की कुछ मैकेनिज्म, वो आप पढ़ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देन आफ्टर ऑल इकोसिस्टम नीड सनलाइट, तो फॉल्स, बिकॉज द डीप सी वेंट इकोसिस्टम यूज द कीमोसिंथेसिस। ओके, कीमोसिंथेसिस यानी कि यहाँ पर लाइट एज ए एनर्जी सोर्स नहीं है, केमिकल्स एज ए एनर्जी सोर्स है। सो इसीलिए बोला जाता है कि डीप सी वेंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं एज ए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। ओके, तो इसके बारे में भी पढ़ना कि डीप सी वेंट्स की इकोसिस्टम कैसी होती है। ओके, कोरल्स वगैरह जो है उसके अंदर जितने भी रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना छोटे छोटे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑल डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, so that is false, because the parvovirus has a single stranded DNA. Okay, all RNA is a single stranded, that is false. Okay, some viruses have a double stranded RNA also. So ये सारी जो डबल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ऐसी बातें बहुत बार इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाती हैं। सो 43 और 44 के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना, ये दोनों स्टेटमेंट वो आप अच्छे से याद रख लेना, कभी भी कंफ्यूज मत होना इंटरव्यू के दौरान। ऑल एंटीबॉडीज आर वाई शेपेड, यस, बिकॉज ऑफ इट इज मेड अप बाय दैट इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ओके, ऑल एंटीजेंस आर फॉरिजीन्स, सो ऐसा नहीं होता है। ओके, सम आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व्स द सेल्फ एंटीजेंस ऑल्सो। ओके, यानी कि कुछ बार ऐसा होता है हमारी इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस को, सो क्या होगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन बनेगी जिसके अंदर हमारे जो एंटीजेंस है उसको वो गलत मानेगी और फॉरिजिन मानेगी। ओके, सो समटाइम्स सेल्फ एंटीजेंस भी क्या होते हैं, एंटीजन के रूप में बन जाते हैं जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन होती है तब। ऑल इम्यून रिस्पॉन्सेस इन्वॉल्व वाइट ब्लड सेल्स, यस। ओके, ऑल प्लांट्स हैव वेस्कुलर टिश्यू, नो। ओके, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर कौन आएगा, मॉसिस आएंगे। सो मॉसिस के अंदर जो है ना, मॉसिस किसके अंदर आते हैं, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स, किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन आएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज ऑल जाइलम सेल्स आर डेड, सो ऐसा नहीं होता है, जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। ओके, देन आफ्टर ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। ओके, दैट इज फॉल्स, ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग ऐसा नहीं होता है, फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड होते हैं। तो ये दोनों जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से कनेक्टेड है। सो जितने भी एनिमल फिजियोलॉजी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना, उसको ये पता नहीं होता, लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स आप यहाँ से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, क्योंकि बॉटनी भी ज़रूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। नाउ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एरोबिकली, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ
जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया आते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव किडनी, यस, सो किडनी जो है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के अंदर ज़रूरी है। सो ये इतना ही था कि ऑल वर्सेस नॉट ऑल बायोलॉजिकल स्टेटमेंट्स। ओके, आई होप this journey is very helpful for your competitive exams, and if you are any doubts related to this biology or exceptions, please give me your doubts in your comment section. Okay, so take care, and please like this video and subscribe my channel and share in your friends.